welcome to Help Us Special. As you all know, April is the month of autism awareness. In view of the above, this time we are coming with a series on autism spectrum disorder. Today we have with us Miss Pratima Tiwari, who is a RCA registered rehabilitation professional with almost 19 years of experience of working with special needs children in the capacity of special educator and administrator. She is also a mother of 20 years old autistic child. Let's take a conversation with Miss Pratima Tiwari. Hello ma'am, welcome to Help Us Special. Today we will discuss about autism. My first question is for you is what is autism? Well, when we talk about autism, it's a very vast word. So basically we are talking about a developmental disorder and in which mostly the communication and social part of the child is getting affected. तो ऐसा होता है कि autism के अंदर बच्चों की जो एक बोलने की स्पीच जो होती है वो उनकी अफेक्टेड होती है. इसके अलावा कई बच्चों में स्पीच होती भी है तो उनकी लैंग्वेज डेफिशिएंसी होती है इन द सेंस कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि गिवन सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से बात करनी है, सोशल क्यूज़ नहीं ले पाते हैं. तो बेसिकली मेजरली स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है. इट्स अ वर्ड कॉल्ड ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. तो जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं इसका मतलब है कि नो टू ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आर सिमिलर. ये एक बहुत वाइड रेंज है और हर ऑटिस्टिक बच्चा एक अलग दूसरे से अलग होता है. तो बेसिकली ऑटिज्म ऑल आर डिफरेंट. सो ऑटिज्म इज बेसिकली अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन विच स्पीच एंड कम्युनिकेशन गेट्स अफेक्टेड. My second question is for you is what are the types of autism? क्या types हैं autism के? ऑटिज़म की जब हम बात करें तो बेसिकली हम इसको 4 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज़ ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, विच इज़ वेरी कॉमन और जिसके बारे में हम सभी जानते हैं. ये वर्ड ऑटिस्टिक वर्ड जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली ASD के लिए करते हैं, जहाँ पे सोशल और कम्युनिकेशन बच्चे का डिस्टर्ब रहता है. सेकेंड है एस्पर्जर सिंड्रोम. एस्पर्जर के अंदर जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हाई फंक्शनिंग. इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की जो स्पीच होती है वो डिस्टर्ब नहीं है, बच्चे का IQ भी मोर और लेस सेम होता, नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस भी होती है. कई बार एस्पर्जर्स में बच्चे बहुत हाई इंटेलिजेंस के भी होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल इंटरैक्शन, किसी एक गिवन सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से बात करनी है, उनकी स्पीच है बट उनकी वो सब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. सो एस्पर्जर और उनका एक बहुत टनल फोकस होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट एस्पर्जर, सपोज देयर इज अ चाइल्ड हु विल बी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स. ओके, सो मैथ से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे, मे बी उसके कॉन्सेप्ट्स अपने एज से ज़्यादा क्लियर होंगे, बट सोशली ही विल बी वेरी पुअर. सो सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर होता है. तो एस्पर्जर्स मोस्टली वो है. देन देर इज़ चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, CDD. इसमें क्या होता है कि बच्चे नॉर्मल होते हैं टिल 2 years ऑफ एज. जनरली जब वो पैदा होते हैं और उनका डेवलपमेंटल जो भी ये है वो नॉर्मल होता है टिल सर्टेन एज, लाइक 1.5 year 2 years बच्चे ने नॉर्मल सोशल कम्युनिकेशन करी है. बट slowly it starts going downwards and suddenly for no apparent reason बच्चा अचानक से उसकी स्पीच और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स चली जाती है. So that is CDD, childhood disintegrative disorder. And fourth is PDD, pervasive developmental disorder. इसमें क्या होता है कि जैसे ऑटिज्म के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो ही विल बी गुड ऑन सम पैरामीटर्स बट ही विल बी बैड ऑन अदर पैरामीटर्स. इन द सेंस कि हो सकता है बच्चे की स्पीच अच्छी हो लेकिन उसके आई कांटेक्ट और उसके सोशल क्यूज सही नहीं हो. तो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में द चाइल्ड डजंट मीट ऑल द ऑटिज्म क्राइटेरिया बट ही इज सम और थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ही इज़ ऑन दैट लेवल. सो दिस इज PDD. So basically, and the most famous one which everybody talks about is ASD, autism spectrum disorder, and which is most common. My next question is for you is what are the causes of autism? क्या कारण है autism के होने से?
जब हम ऑटिज़म के कारणों की बात करते हैं तो देर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न विच हैज़ बिन स्टैब्लिश्ड टिल नाउ। बाहर की कंट्रीज़ में भी नहीं हुआ है, हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी अभी तो कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं इस्टेब्लिश हो पाया है। बट मोस्टली 2 रीज़न्स पीपल, डॉक्टर्स एंड द रिसर्चर्स हैव एट्रीब्यूटेड। वन इज़ environmental and the another is genetic. So coming to genetic reasons, basically genetic changes या mutations जो होते हैं उसकी वजह से neurological disorder बच्चे में आती है. Now this genetic mutation can be either inherited or it can occur spontaneously. ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये भी कहना एक बहुत मुश्किल है. बहुत सारे केसेस हमें जेनेटिक म्यूटेशंस के देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, रेट सिंड्रोम हो गया. दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन. तो सिमिलरली इट हैपन्स, बट अगेन वेदर इट हैपन्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन और नॉट, 100% इज नॉट established. Second one is environmental. Environmental के अंदर there can be many factors, like during the time of pregnancy, if the mother goes through some distress or if the fetus goes through some distress, तो people say that neurological problem आ गई बच्चे में इस वजह से. कुछ लोग environmental pollutants को दोष देते हैं, like pollen grains and all those. तमिलनाडु का एक साइड एरिया है अरकोनम जहाँ पे बहुत pollen grains है. So my son was born over there. So generally they say that because of pollen grains, the child's neurological deficiency comes. अब again ये सारी चीज़ें कहीं पे भी established नहीं हैं. There is one more theory which says कि बच्चों को जब हम immunization करते हैं उसके अंदर DPT के जो टीके लगते हैं उसमें मर्क्यूरी की लेवल बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है. That affects the child's brain. These are all theories. No one theory has been established till date. अगर theory established हो जाती या फिर scientifically कोई एक reason हमें मिल जाता तो मे बी हमें cure मिल जाता. My next question is for you is who is at the risk for autism? According to the CDC, it is said that 1 out of 68 children are having autism, and mostly it's more common in male than female. So and it affects all kind of ethnic, रेस, एजेस, इंडिया हो या बाहर हो, कहीं पे भी हर जगह पे हर एथनिसिटी के लोगों को अफेक्ट करता है. नाउ व्हेन वी से हु इज़ एट रिस्क, बेसिकली वी हैव टू लुक फॉर फ्यू थिंग्स, लाइक द चिल्ड्रन who are born to parents of older age, after certain age, like we can say after 40-45 years of age, the children who are born to parents of older age are most likely at risk. Then if the fetus gets exposed to some environmental pollution, like when the mother is carrying a child and she is exposed and the fetus is exposed to some environmental pollution or environmental misconditions, in that case the child may be at risk of having some kind of autism or any other kind of disability related issues. Then if one in a family where already there is a child with autism, then they are at risk. If the second child, if the mother is carrying the second child, then it may so happen that the second child also may be having autism, because mostly when we say it is genetic, then it is inherited. So the family having one child with autism may have, it's not 100%, but they may have other child who is also autistic. Other than that, in family where already some kind of genetic disorder like Fragile X syndrome is there, so in that cases they should go for some kind of genetic testing before conceiving.
if there is one if they're already if they're already having one issue who is having some kind of genetic disorder disease, then they should definitely go for some genetic testing before conceiving. ओके मैम, तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें डॉक्टर के पास कब लेके जाना चाहिए बच्चे को, व्हेन टू सी अ डॉक्टर? Okay, so when we talk about parenting is not a thing which is very common in every parent is unique and every child is unique, but then there are some developmental milestones which are set. These milestones also can vary for some reason or the other, but we have to look for these milestones. Like when we say when the child is 3 months old, the child learns to उलटना पलटना सीख लेता है बच्चा. When the child is 6 months old, the child learns to sit without support. When the child is 1.5 to 3 months old, he is able to hold his neck. So these are the milestones. When the child is 1 year of age, the child starts walking. In certain age, the child starts speaking. So when you are doing this, when you are raising your child, when the child is small and you are raising your child, you have to go to the doctor every now and then. तो डॉक्टर्स जो है वो आपके बच्चे के डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हैं, और इस मॉनिटरिंग के अंदर अगर आप कुछ भी डिफरेंट देखते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा साल भर का हो गया है या 1.5 साल का हो गया एंड द चाइल्ड इज स्टिल नॉट स्पीकिंग, तो दैट not even speaking, he is not even taking social cues like eye contact नहीं है, बुलाओ तो सुनता नहीं या मुड़ता नहीं. तो उस तरीके के केसेस में जब बच्चा बैबल नहीं करता, मतलब छोटे बच्चे जब होते हैं वो समझो आप हाँ वो बैबलिंग शुरू कर देते हैं. अगर बच्चा एक सर्टेन एज तक बैबल नहीं करता है, अगर बच्चा एक सर्टेन एज तक पेरेंट्स को भी, मदर को या फादर को भी देख के ऐसा लगता है कि रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इट डजंट फील हैप्पी और सैड व्हेन द मदर लीव्स द रूम, बिकॉज छोटे छोटे बच्चों में ये सारी चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती है. तो अगर सपोज आप मदर एक रूम को छोड़ के निकल रही है बच्चे को, और या फिर किसी और ने गोद में उठा लिया और बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जनरली देयर इज़ नो वन सिंगल रीज़न, बट यू हैव टू सी क्लस्टर ऑफ रीजंस. अगर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखती हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है. डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. कई बार कुछ बड़े अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं बच्चों के. कई बार आपको ऐसा फील होगा कि आप जब बच्चे से इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो, और बच्चा बिल्कुल किसी और ही दुनिया में है, वैसी वाली फीलिंग आपको आए, तो इन ऑल दीज केसेस यू शुड बी लिटिल अवेयर. यू शुड स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस, एंड यू शुड डेफिनेटली गो टू योर पेडियाट्रिक एंड टॉक टू देम. हमें लेके जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे कंडीशंस में लेके जाना चाहिए. आपका बच्चा आपके भविष्य होती है. आपको जहाँ कहीं भी आपको थोड़ी सी भी डाउट आती है, एंड हाँ कुछ भी डाउट आता है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए और आपको एक बार उनसे जाके बात करनी चाहिए कि ठीक है, अगर बच्चे में कई बार कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स विदाउट एनी रीजंस भी डिलेड होते हैं, क्योंकि हर बच्चे की ग्रोथ रेट अलग होती है. लेकिन उस ग्रोथ रेट के अलावा भी अगर बच्चे में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स आपको दिखते हैं, लाइक सोशली वो कनेक्टेड नहीं फील हो रहा है, या हो सकता है कि उसने बात करनी ना शुरू करी हो, लेकिन कई बच्चे नहीं भी बात करते हैं तो भी वो सारी बातें समझते हैं, एटलीस्ट उनका कॉम्प्रिहेंशन होता है. सो केवल स्पीच डिलेड होना शुड नॉट बी द रीज़न. अगर बच्चा बिल्कुल डिसकनेक्टेड लगता है, देन यू शुड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म? क्या सिम्टम्स हैं, कब हमें एक्शन दिखना चाहिए? सो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, देयर आर फ्यू मेजर सिम्टम्स विच वी टॉक अबाउट. फर्स्ट इज़ लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट. एक ऑटिस्टिक बच्चा जब छोटा होता है तो वो बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट नहीं देता है. एस्पर्जर्स कुछ इसमें एस्पर्जर्स में बच्चे देते हैं, लेकिन मोस्टली जब हम ASD की बात करते हैं तो बच्चों में आई कांटेक्ट नहीं होता है.
जब आप कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है और आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है। वो आप कितनी भी, आपका बच्चा मान लीजिए 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, और वो एक छोटी सिंपल इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर सकता है कि सामने रखी हुई चीज़ आप उसको कह रहे हो कि मुझे ये बैग पास कर दो या ग्लास पास कर दो, तो वो इन चीज़ों को भी नहीं समझ रहा है, उसके रिएक्शंस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ऐसा जब आप अपने बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो डेफ है या म्यूट है, सो that is one of the major symptom which autistic child shows. He or she is totally disconnected to the immediate environment. Then speech of course is delayed. कई बच्चे जो होते हैं वो बड़े स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स के अंदर एंगेज्ड होते हैं, लाइक रेपिटेटिव बिहेवियर्स, लाइक एक ही फिक्स रूटीन लेना, एक ही रास्ता कहीं जाने के लिए अगर उनको जाना है तो वो एक ही रास्ता जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी डिटोर करोगे तो वो उस चीज़ को नहीं इजीली ले पाते हैं, तो वो एक लेवल के बाद प्रॉब्लमेटिक दिखने लग जाती है। तो दैट इज़ फिक्स रूटीन्स के साथ उनकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन होती है। देन रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब एक ही काम को बार बार करते रहना। अगर एक छोटा सा बच्चा है जिसको एक कार या बॉल से प्यार है, तो वो पूरा सोते जागते वो पूरे टाइम उसी के साथ ऑक्यूपाइड रहना और बिल्कुल किसी और चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं होता है और केवल उसी के साथ खेलते रहता है। तो दैट इज़ अच्छा, जब हम कहते हैं खेलते रहता है, इसका मतलब है कि इफ़ द चाइल्ड इज़ डूइंग सम मीनिंगफुल प्ले, बट इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग सम मीनिंगफुल प्ले, सपोज अ कार इज़ देयर, अगर आप एक नॉर्मल छोटे से बच्चे को कार दोगे तो वो उस कार को चलाएगा, बट जनरली एक ऑटिस्टिक बच्चे को जब आप कार दोगे तो वो कार को उल्टा करके वो स्पिनिंग ऑफ द व्हील्स मोस्टली रहता है, या उसका एक एक पार्ट को वो अलग करके और देखने की कोशिश करेगा। कुछ बच्चों में काफ़ी सेंसरी इश्यूज होते हैं, तो अगर आप देखोगे कि वो बेड के एज पे या टेबल के एज पे लगातार हाथ फेर रहा है, तो दीज आर ऑल टेलटेल साइंस। देन देयर आर थिंग्स विच इज़ वेरी टिपिकल टू ऑटिज़म, विच इज़ बच्चा जो है वो विदाउट एपरेंट रीज़न कई बार बहुत हंसेगा या कई बार बहुत रोएगा। ये हंसना और रोना ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, हमें पता नहीं चलता व्हाट इज़ द रीज़न। इट सीम्स दैट विदाउट रीज़न द चाइल्ड इज़ लाफिंग, और फिर वो बहुत कंटिन्यूएशन में बहुत लंबा रो रहा है या बहुत लंबा हंस रहा है। दैट इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ ऑटिज़म। कुछ बच्चों में वेस्टिबुलर इश्यूज होते हैं, तो वो गोल कंटिन्यूएशन में घूमते हैं, तो वो सारी चीज़ें होते हैं। सोशल क्यूज़ नहीं ले पाते हैं, इन द सेंस कि अगर किसी गिवन, अगर आप उनको बर्थडे पार्टीज़ में लेके जाओ और कहीं पे ऐसी जगह पे लेके जाओ, तो वहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मार्केट एरिया है या कुछ इस तरीके की जगह है जहाँ पे आप उनको लेके जाओ, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों में इकोलेलिया होता है। इकोलेलिया मीन्स रिपीटिंग व्हाट यू आर आस्किंग। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी typical sign of autism, that the child doesn't answer, he repeats what you're saying. So these are the mostly signs of autism. The most important is lack of eye contact, the speech नहीं आना टू सर्टेन एज। जब आपका 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा आप बात नहीं कर रहा है, दैट इज़ द ये। बच्चे में रिपीटेटिव बिहेवियर्स बहुत सारे देखने को आ रहे हैं। बच्चा विदाउट एनी एपरेंट रीज़न अगर वो हंस रहा है या रो रहा है जिसका कारण आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर बच्चा सोशल क्यूज़ नहीं लेता है, सो दीज आर द मेन फिक्सेशन है रूटीन के साथ। सो दीज आर द मेन सिम्टम्स। हाउ इज ऑटिज्म डायग्नोज? कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं ऑटिज्म? Okay, so when we are talking about how is autism diagnosed, first of all आपके जो
pediatrician है, when the child is born, the pediatrician keeps a track of the child's development. अभी मैंने जो भी साइंस बताए हैं, सबसे पहला होता है कि हम बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर निगरानी रखते हैं. सो जब हम ये सारी साइंस जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं, वो उन सब में अगर आप डिले देखते हो तो आप अपने पेडिट्रिशियन को कंसल्ट करते हो. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, कंसल्टिंग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और पेडिट्रिशियन regarding the issues which you are feeling. So that is the first step. When you go to them and they also find that the child is having some kind of issues, then of proper developmental screening is done, in which a panel of people set. When we talk about a panel, it's mostly आपके child psychologist होंगे, pediatrician होंगे, then speech therapist, occupational therapist and special educators. These are the people who sit and they do the screening of the child, and there are different tools and screening methods which is being done. CARS is the most important which is done in India, Childhood Autism Rating Scale. Basically इन सभी स्क्रीनिंग टूल्स में बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है. कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं जो पेरेंट्स को फिल करने होते हैं, ठीक है. बेस्ड ऑन चाइल्ड्स बिहेवियर एंड द क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय द चाइल्ड मार्किंग की जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देन इट्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द डॉक्टर्स दैट द चाइल्ड इज हैविंग ऑटिज्म. सो बेसिकली डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होती है, एंड डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं इन विच इंडिया के अंदर अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो CARS इज़ द मोस्ट फेमस स्क्रीनिंग टूल. My last question is for you is, what are the myths pertaining to autism? क्या myth हैं जो चलते आ रहे हैं? और जब हम मैथ्स की बात करते हैं, ऑटिज़म में सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम आती है वो है कि ऑटिस्टिक बच्चे दिखने में, मोस्टली ऑटिस्टिक बच्चे दिखने में बहुत नॉर्मल होते हैं. दे लुक वेरी स्वीट एंड दे लुक वेरी क्यूट, स्पेशली व्हेन दे आर यंग. बट जब किसी सोशल सर्कमस्टांसेस में जाते हैं तो उनके बिहेवियर्स बहुत डिफरेंट होते हैं. तो बेसिकली इसको एट्रीब्यूट किया जाता है टुवर्ड्स बैड पेरेंटिंग. किसी ऑटिस्टिक बच्चे को अगर कोई इंसान ऐसा है जो नहीं जानता है तो वो यही कहेगा माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं, देखो कितनी बैड पेरेंटिंग करी है, बच्चे को संभालना नहीं आता है और बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है और मदर फादर संभाल नहीं पा रहे हैं. सो बेसिकली इट्स एट्रीब्यूटेड टू दैट. देन देयर इज द वर्ड कॉल्ड रेफ्रिजरेटर मदर्स विच इज़ बीइंग एसोसिएटेड विद ऑटिज्म, एंड विच दे से दैट मदर्स हु लैक इमोशनल कोशेंट इन देम, उनके बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं. सो दीज आर नॉट द फैक्ट्स. ऑटिज्म हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद बैड पेरेंटिंग और रेफ्रिजरेटर मदर्स. इट इज़ नॉट दैट मदर्स में इमोशनल कोशेंट नहीं है इसीलिए बच्चा ऑटिस्टिक हो गया है. इट हैज़ गॉट टोटली डिफरेंट रीजंस ऑफ ऑटिज्म. मिथ्स की बात करूँ तो एक और मिथ मुझे ये समझ में आता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ऑटिस्टिक बच्चे दे लैक वार्मथ, उनको प्यार नहीं समझ में आता है, वो हक करना या वो अपने इमोशंस, उनको मतलब बेसिकली सोशल और या इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है. अगेन दिस इज़ ऑल्सो नॉट द फैक्ट. एक ऑटिस्टिक बच्चा भी उतना ही इमोशनल, उतना ही लव अफेक्शन भरा हुआ होता है जितना एक नॉर्मल बच्चा होता है. एक जो मेजर प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो ऐसा दिखता है इज़ दैट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर अफेक्शन टुवर्ड्स समवन. उनकी स्पीच की डिसेबिलिटी की वजह से, उनकी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी की वजह से वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. बट ऑटिस्टिक बच्चे भी उतने ही अंदर से इमोशंस और प्यार से भरे हुए होते हैं. एक और मिथ जो मैंने देखा है आजकल के लोगों में, उन्होंने कुछ एक मूवी देख रखी है रेन मैन, डस्टिन हॉफमैन की, जो उसमें कैरेक्टर पोर्ट्रे किया हुआ है. तो उनके हिसाब से सारे ऑटिस्टिक बच्चे डस्टिन हॉफमैन की तरह होते हैं. उनके बिहेवियर, उनके मैनरिज्म सारे वैसे ही होते हैं. अगर आप में से किसी ने भी रेन मैन देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ. इट्स नॉट दैट. ऑटिस्टिक बच्चे कई बार देखने में या बात करने में भी काफ़ी हद तक नॉर्मल भी होते हैं.
उनकी टिपिकल मैनरिज्म नहीं होगी, वो बहुत नॉर्मल भी बात कर सकते हैं। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एस्पर्जर्स बच्चे, वो काफ़ी नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं, जितनी उनकी और जहाँ पे उनका कंफर्ट लेवल होता है वहाँ पे वो बहुत नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। और देख के आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा कि हाँ, तो ये है। इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बैडली बिहेव्ड एक टर्म यूज़ रहता है कि दीज आर वेरी बैडली बिहेव्ड चिल्ड्रन। कितने सारे सेंसरी इश्यूज़ के ट्रॉमा से वो बच्चे गुजर रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगी। एक क्लासरूम है जिसके अंदर एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो कि बिल्कुल पूरे टाइम रो रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, तोड़ रहा है, या फिर एक सोशल सर्कमस्टांसेस में बच्चा वैसे ही बिहेव कर रहा है कि बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आप जब सामने से आप देखते हो आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत बैडली बिहेव्ड है, लेकिन उसके अंदर उस टाइम में किस तरीके की कठिनाई चल रही होती है। ऑटिज़म में सबसे बड़ी एक इशू होती है कि जैसे हम और आप आपस में बातें कर रहे हैं, राइट, हम जितनी भी बैकग्राउंड नॉइजेस होती हैं उसको हम फेड आउट कर देते हैं, और हम आपस में जब हम एक दूसरे से बात करें हम बैकग्राउंड नॉइज़ को फेड करके एक दूसरे पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। एक ऑटिस्टिक बच्चे के ब्रेन में वो सारी नॉइजेस, बाहर में एक क्लॉक टिक टिक कर रहा है, आप जो उससे कह रहे हो, एक एयरक्राफ्ट जा रहा है, कुछ चिड़ियाँ चहचहा रही है, वो सारी की सारी नॉइज़ एक ही डेसिबल पे उसके कानों तक पहुँच रही है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फिल्टर आप उससे क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना, हाँ, वो समझ नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर कैकोफनी ऑफ साउंड्स है, उसके दिमाग के अंदर इतनी सारी नॉइजेस एक साथ चल रही है, वो उसमें फिल्टर नहीं कर सकता है व्हाट इज़ रेलिवेंट एंड व्हाट इज़ नॉट रेलिवेंट। आप उस बच्चे का डिस्ट्रेस नहीं समझ सकते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो बैडली बिहेव्ड है। ऑटिस्टिक चाइल्ड इज़ नॉट बैडली बिहेव्ड, ही इज़ गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ ट्रॉमास विच इज़ एक्चुअली नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आइज। वो आपके आंखों को दिखता नहीं है, लेकिन द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ ट्रॉमास। ओके मैम, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हम काजू बादाम खिलाएंगे बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ये एक्चुअल सच है या नहीं? काजू बादाम खिलाने से ऑटिस्टिक बच्चे ठीक हो जाते हैं तो ऑटिज़म का रेट आज इतनी आगे नहीं बढ़ गया होता। अगर वो इतनी आसान चीज़ होती है कि हमने काजू बादाम खिलाए और ठीक हो गया बच्चा, तो नहीं, इट्स एब्सोल्युटली मिथ। और किसी भी चीज़ को खिलाने, काजू बादाम खिला देने से बच्चे की ब्रेन पावर उस तरीके से नहीं डेवलप हो जाती है। ठीक है, बादाम में लोग कहते हैं कि हाँ ब्रेन बूस्टिंग पावर्स होती हैं, बट ऑटिज़म इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। Autism is entirely different thing. Thank you so much, ma'am, for the beautiful information. Thank you.